बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू ऑल? सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास 5, यूनिट 14, द विलेज ब्लैक्समिथ, पेज नंबर 151, एक्सरसाइज। पार्ट ए, आंसर दीज क्वेश्चंस। Question number 1 is, where is the blacksmith's workshop in the village? के जो गांव का लोहार है उसकी वर्कशॉप गांव में कहाँ पर है? And its answer is, blacksmith's workshop in the village is under chestnut tree. Blacksmith's workshop in the village is under chestnut tree. यानी कि उसकी वर्कशॉप जो है वो चेस्टनट ट्री के नीचे है। And the question number 2 is, describe the blacksmith and how he works. इस क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं कि आप ब्लैकस्मिथ के बारे में बताएं कि वो कैसा नज़र आता है और वो काम कैसे करता है। एंड द आंसर इज़, ब्लैकस्मिथ इज़ अ मैन with large and sinewy hands and brawny arms, having muscles as strong as iron bands. फर्स्ट ऑफ ऑल इधर उन्हें डिस्क्राइब किया है कि ब्लैकस्मिथ जो लोहार है वो एक ऐसा आदमी है जिसके बड़े बड़े मज़बूत हाथ हैं और जिसकी बहुत मज़बूत जिसके बाजू हैं, जिसमें वो बाजू क्या हैं कि उसके बाजू इतने मज़बूत हैं कि उसके जो मसल्स हैं वो आयरन यानी कि लोहे के बैंड्स, लोहे की सलाखों की तरह वो स्ट्रॉन्ग हैं, यानी कि मज़बूत हैं उसके मसल्स, उसके बाजुओं के मसल्स। हिज फेस इज़ लाइक द टैन, उसका जो चेहरा है वो चमड़े की मानद है। हिज ब्रो इज़ वेट विद ऑनेस्ट स्वेट, और उसके जो ब्रोज हैं उनके वो गीले हैं पसीने से। कौन से पसीने से? ईमानदारी के पसीने से। ही वर्क्स फ्रॉम डाउन टू डस्क, और वो सुबह से शाम तक काम करता है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। वाई डू स्कूल चिल्ड्रन कम इनटू हिज वर्कशॉप? इस क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं कि स्कूल के जो बच्चे हैं उसकी वर्कशॉप में क्यों जो है वो जाते हैं। स्कूल चिल्ड्रन लुक्ड एट हिज ओपन डोर व्हेन दे केम होम, जब स्कूल के बच्चे घर वापस आते हैं तो उसके खुले दरवाजे से अंदर देखते हैं। बिकॉज व्हेन दे केम होम फ्रॉम स्कूल, बिकॉज वजह क्या थी? दे लव टू सी द फ्लेमिंग फोर्ज। अब फोर्ज क्या होती है? वो फर्नेस होती है, यानी कि जहाँ पे भट्ठी टाइप होती है, जहाँ पे आग जलाई जाती है। किस चीज़ के लिए? उस फर्नेस में डेफिनेटली अगर वो लोहार की शॉप है तो वहाँ पे जो फर्नेस होती है वो वाली यूज़ की जाती है, वो वाली भट्ठी यूज़ की जाती है जहाँ पे वो मेटल्स को पिघलाते हैं, उनको गर्म करते हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो पिघलती हुई लोहे को यानी पिघलती हुई मेटल्स को देखना बच्चे जो होते हैं उस फ्लेमिंग फोर्ज के अंदर पसंद करते हैं, जलती हुई फर्नेस में। यानी कि फर्नेस के अंदर आग लगी हुई है और उस फर्नेस में होता क्या है? मेटल्स को हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4, and the question is, what does he do on Sunday? Why does his daughter's voice make him rejoice? इसमें वो पूछ रहे हैं कि वो संडे वाले दिन क्या करता है और जो है
उसकी जो बेटी की आवाज़ है उससे उसे तस्कीन सुकून क्यों महसूस होता है। इसका आंसर है कि he goes to the church on Sunday and sits among his boys। अब संडे को वो क्या करता है, सबसे पहले इन्होंने पूछा है कि वो संडे को क्या करता है, तो आंसर है कि वो संडे को चर्च जाता है और अपने लड़कों के दरमियान बैठता है। He hears the parson pray and preach। पार्सन जो होता है वहाँ पे जो पादरी होते हैं ना, जो प्राइस्ट, उसको कहते हैं कि वो उसकी जो दुआ और वो इबादत कर रहा होता है उसको सुनता है। He hears his daughter's voice singing in the village choir। अब उसकी बेटी जो है गाँव के ग्रुप में, अब चर्च में क्या होता है कि लड़कियां ग्रुप की शक्ल में वो इबादत की तरह एक गाना गाती हैं, तो ये मोस्टली क्रिश्चियंस में होता है। तो वो क्या कह रहे हैं कि जब उसकी बेटी उस ग्रुप में, गांव के ग्रुप में गाना गाती है तो उसकी आवाज़ जब वो सुनता है तो उसकी आवाज़ से क्या होता है, एंड मेक हिज हार्ट रिजॉइस, उसका दिल खुशी से जो है वो बाग बाग हो जाता है, यानी कि उसके दिल जो है वो खुश हो जाता है। एंड नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। वी हैव कंप्लीटेड 4th questions and the question number 5 is why does he weep in the church। why does he weep in church, कि वो चर्च में जब जाता है तो वहाँ पे रोता क्यों है। आंसर इज when he listens his daughter's voice singing in the village choir। जब वो अपनी बेटी की आवाज़ गाँव के ग्रुप में गाना गाते हुए सुनता है, इट साउंड्स टू हिम लाइक हर मदर्स वॉइस, तो उसको ऐसा लगता है सिंगिंग इन पैराडाइज कि ये उसकी बेटी की माँ जो है वो पैराडाइज में गा रही है, उसके गाने की आवाज़ है। व्हेन ही थिंक्स ऑफ हिज वाइफ, अब उसकी बेटी की माँ है तो डेफिनेटली वो उस जो है ब्लैक स्मिथ की वाइफ है। व्हेन ही थिंक्स ऑफ हिज वाइफ, तो जब वो अपनी बीवी के बारे में सोचता है, ही क्राइज एज हिज वाइफ इज़ नो मोर, और वो इसलिए रोता है क्योंकि उसकी बीवी जो है उसकी वफ़ात हो चुकी है, यानी कि वो डेड है, वो अब इस दुनिया में नहीं है। ओके क्लास, वी हैव कंप्लीटेड आवर पार्ट ए ऑफ क्वेश्चन आंसर्स and now we are going to move towards the part B, that is answer these questions with reference to the context। आप लोगों को ऊपर वाले सारे लेसन की आपने क्या करना है, जो भी क्वेश्चंस पढ़े हैं पार्ट ए के, वो आपने नोटबुक्स के ऊपर लिखने हैं और उनको याद करना है। एंड द पार्ट बी इज़, जैसे कि उन्होंने बोला कि आंसर दिस क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। अब उन्होंने कॉन्टेक्स्ट दिया है, यानी कि सम फ्रेजेस, सम लाइंस उन्होंने दी हुई हैं, उनके अकॉर्डिंग वो उन लाइंस के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चंस करेंगे जिसका हमने आंसर करना है। अब इधर क्या है कि हर एक क्वेश्चन को उन्होंने स्प्लिट किया है, अगर एक फ्रेज़ दिया है तो उसके बारे में वो 3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उसका हमने आंसर देना है। And now start our part B. Answer these questions with reference to the context. First one is, जो पहला फ्रेज यूज़ किया गया इसमें, he earns whatever he can and looks the whole world in the face, for he owes not any man। अब ये फ्रेज़ है कि वो जो जितना हो सकता है उतना कमाता है, उसके चेहरे पे पूरी दुनिया नज़र आती है, यानी कि वो जो है एक इंडिपेंडेंट मैन है और इसने किसी के लिए, वो किसी का कर्जदार नहीं। हाउ डज, अब इसके बारे में क्वेश्चन जो फर्स्ट है ए पार्ट, वो पूछ रहे हैं हाउ डज ही अर्न्स हिज लिविंग।
अब वो क्या करता है कि कैसे अपना जो रोज़गार है वो कमाता है। एंड आंसर इज़ ही वर्क्स फ्रॉम dawn टू dusk एंड अर्न्स his bread with honest sweat। इसका आंसर है कि वो क्या करता है, सुबह से शाम तक काम करता है और ईमानदारी से जो है वो अपना खाना, अपनी रोज़ी जो है वो कमाता है। ब्रेड इसमें उसको हम कहते हैं अर्निंग के मामले में उन्होंने यूज़ किया है। एंड द सेकंड part is B, our first phrase, and that is explain the phrase। अब इसमें वो क्या कर रहे हैं कि इस फ्रेज़ को एक्सप्लेन करें। लुक द होल वर्ल्ड इन द फेस, यानी कि इसका क्या मीनिंग है। एंड आंसर इज़ अ पर्सन हु डजेंट ओ टू एनी वन कैन लिव अ हैप्पी लाइफ। अब कहते हैं कि जो ऐसा बंदा जिसने किसी का कुछ नहीं देना होता, यानी कि वो किसी का कर्जदार नहीं होता, किसी से उसने कुछ भी उधार नहीं लिया होता, तो वो क्या करता है कि वो एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारता है, वो गुजार सकता है। द एक्सप्रेशन लुक द होल वर्ल्ड इन द फेस मीन्स, अब इसमें जो पोइट ने एक्सप्रेशन यूज़ किया है कि लुक द होल वर्ल्ड इन द फेस, वो किस चीज़ के लिए यूज़ किया है, टू टेल रीडर्स, कि वो पढ़ने वालों को बता सके दैट एन ऑनेस्ट पर्सन, कि जो एक ईमानदार आदमी है, डजेंट बारो अननेसेसरली, वो गैर ज़रूरी तौर पर दूसरों से उधार नहीं लेता, कैन बी इक्वल टू एनी वन इन टर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट, और वो जो है जो ईमानदारी से कमाते हैं वो एक दूसरे इंसानों की तरह नॉर्मली जो है वो एक खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकते हैं और उन्हें उनके इक्वल ट्रीट किया जा सकता है, यानी कि वो इक्वल राइट्स जो हैं वो इंजॉय करते हैं। एंड नाउ इट्स पार्ट सी ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज़ ही एबल टू लुक द वर्ल्ड इन द फेस। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि वो इस काबिल कैसे होता है कि यानी कि वो पूरी दुनिया का सामना कर सके, या फिर पूरी दुनिया उसके फेस पे कैसे नज़र आती है, वो इस काबिल क्या कैसे होता है, क्या वजह है कि वो जो है अकेला डिपेंडेंट है अपने आप के ऊपर, इंडिपेंडेंट है। इसका रीज़न है बिकॉज ही अर्न्स एज़ पर हिज कैपेसिटी, कि वो जितना हो सकता है, जितनी उसकी कैपेसिटी, उसकी पावर, उसकी ताकत है, उतना वो कमाता है। डजंट डिमांड मोर, उसको ज़्यादा की चाहत नहीं, कि वो अपनी कहते हैं ना कि अपनी चादर से ज़्यादा पाँव नहीं फैलाने चाहिए। तो वो क्या करता है कि जो वो कमाता है उस पर खुश रहता है, उसको ज़्यादा की कोई जो है डिमांड नहीं, कोई वो डिमांड नहीं करता। डजंट यहाँ पे डजंट है, NOR नॉर लिखा गया है, ये मिस्टेक है, आपने आर की जगह टी लिखना है। डजंट ओ टू एनी वन एंड कैन लिव अ हैप्पी लाइफ। तो क्या करता है कि ऑनेस्ट वो इस काबिल इसलिए होता है कि जो वो उसकी कैपेसिटी है उतना कमाता है, उससे ज़्यादा की वो ख्वाहिश नहीं रखता, और इसी वजह से वो जो है किसी से जो है उधार वगैरह भी नहीं लेता, तो इसलिए वो एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारता है और वो गुजार सकता है। ओके, our first phrase is completed. Now let's move to the second phrase. And the second phrase is, thus at the flaming forge of life our fortunes must be wrought, thus on its sounding anvil shaped each burning deed and thought. And the first question about this phrase is, what is the flaming forge of life? कि फ्लेमिंग फोर्ज ऑफ लाइफ क्या है। फोर्ज फर्नेस होती है और फ्लेमिंग यानी कि फ्लेमिंग, कि इसमें जो वो आग जली हुई है, शोले निकल रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं कि भट्टी टाइप। Longfellow tells that we should learn the lesson of hard work
from the village blacksmith and never shy away from determination। तो इसमें ये क्या कह रहे हैं कि ये इस फ्रेज़ में फ्लेमिंग फोर्ज ऑफ लाइफ, इससे हमें क्या पता चलता है कि जो किस चीज़ के लिए इसको यूज़ किया गया है, इस फ्रेज़ को, कि हमें इससे ये पता चलता है कि हमें जो गांव का लोहार है उसकी ज़िंदगी से हमें एक सबक मिलता है कि हमें मेहनत से काम करना है और हमें हमेशा जो है अपनी डिटर्मिन रहना है अपने गोल्स के ऊपर। किसी वजह से हमें अपने गोल्स को छोड़ के आगे पीछे नहीं भागना। एंड द सेकंड वन इज़ व्हाट हैज़ मैंस फेट बीन कंपेयर्ड टू, कि मैंस का फेट, इसमें आदमी की जो किस्मत है उसको किस चीज़ से उन्होंने कंपेयर किया है। एंड द आंसर इज़ द मैंस फेट कंपेयर्ड टू द लाइफ ऑफ ब्लैकस्मिथ वो बिकम्स द मेटाफर फॉर अ पर्पसफुल लाइफ। अब क्या इसमें इस फ्रेज़ को कैसे यूज़ किया गया है, यानी वर्ड कहते हैं कि इस पूरे फ्रेज़ में जो वर्ड है मैंस फेट वो किस से कंपेयर किया गया है। तो इसको कंपेयर किया गया है गांव के लोहार की ज़िंदगी के साथ, और जो उसकी गांव का लोहार है यानी कि ब्लैकस्मिथ है उसको ये इस्तारा की तौर पर इस्तेमाल किया गया है। अब ये मेटाफर क्या होता है कि इस्तारा, अब इस्तारा क्या होता है कि इसमें हम अगर किसी के साथ किसी से कुछ की क्वालिटीज़ उधार ले लेते हैं, यानी कि जैसे हम बोलते हैं मेरा बेटा, माएँ अक्सर बोलती हैं ना मेरा बेटा शेर जैसा है, तो इट मीन्स कि वो बहादुर है। तो शेर एक बहादुर जानवर है, तो इसलिए उसकी वो क्वालिटीज़ को उधार लेते हैं। तो दैट्स वाई मेटाफर जो है पर्पसफुल लाइफ, यानी कि हमारी पुरमकसद जो ज़िंदगी है उसको ब्लैकस्मिथ से कंपेयर किया गया है कि हमें एक पर्पसफुल लाइफ जो है वो गुजारनी चाहिए। एंड नाउ द पार्ट सी इज़ एक्सप्लेन द लास्ट टू लाइन्स। आप इसमें लास्ट टू लाइन्स कौन सी हैं कि जो ऊपर 2 में एक फ्रेज़ दिया गया, सेकंड फ्रेज़ द सन इट्स साउंडिंग एनिमल शेप्ड ईच बर्निंग डीड एंड थॉट, इसके बारे में वो बोल रहे हैं कि एक्सप्लेन करें। और इसके बारे में ये है कि दिस वर्ल्ड इज़ जस्ट लाइक द एनिमल। अब एनिमल क्या है, एनिमल एक ऐसा औजार होता है, आला होता है कि जिसके ऊपर से जो है ना वो टॉप यानी कि ऊपर वाला हिस्सा जो है वो फ्लैट होता है, और उसके ऊपर क्या होता है कि जब कोई भी मेटल, कोई भी धात या लोहा ले लें, लोहा है तो हम लोहा ले लेते हैं कि उसको जब गर्म करने के बाद उसके ऊपर उस फ्लैट टॉप के ऊपर हमवार सतह के ऊपर रख के हैमर्ड उसके ऊपर हथौड़ा वगैरह मारा जाता है तो उसको शेप देने के लिए। तो इट मीन्स कि दिस वर्ल्ड इज़ जस्ट लाइक द एनिमल, हमारी ये ज़िंदगी जो है एक एनिमल की तरह है। ऑन विच वी हैव टू शेप आर डीड्स, जिसके ऊपर हमें क्या करना है कि अपने आर डीड्स एंड थाट्स, अपनी सोच और अपने कामों को शेप देनी है टू मेक आर सेल्व्स बेटर डे बाय डे, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए दिन ब दिन। ओके क्लास, वी हैव completed our part A and part B of question answers of the village blacksmith, and you need to note it down on your notebooks, and you have to prepare these questions. Okay, Allah Hafiz.